जहां 2 जगहों पर तो सीधी नाक की लड़ाई तेजस्वी यादव के लिए है, वहीं एक जगह पर मांझी यानी एनडीए का नाक फंसा हुआ है। अभी तक चिराग पासवान को कायदे से इमामगंज में एक राउंड प्रचार कर देना। बिल्कुल बिल्कुल। मांझी का वोट मैं मानता हूं कि अधिकतर मांझी सबसे ज्यादा लेंगे, 80% लेंगे जी। बहुत, अगर मैं अतिरिक्त बोल रहा हूं तो निश्चित, क्योंकि सामने वाला भी मांझी ही है। तो 20% वोट काटेंगे। भाजपा जहां खुद लड़ती है वहां ईबीसी का एक बड़ा वोट बैंक उसके पक्ष में आता है। दलितों का कुल वोट जो है एमवाई से ज्यादा है जी, लेकिन मांझी के से कम है जी। तो कहीं ना कहीं मांझी वोट डिवाइड होता है तो जीतन राम मांझी फंस जाते हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। सबसे बड़ा पर्व छठ बीत गया और इस छठ के दौरान इस बात को लेकर के चर्चा खूब चल रही थी कि आखिर चुनावी माहौल में होगा क्या। एक तरफ जहां झारखंड में चुनाव, वहीं बिहार में 4 सीटों पे उपचुनाव हो रहे हैं और इस उपचुनाव में एकमात्र ऐसी सीट है जो एनडीए के पाले में है, यानी जो सीट है इमामगंज की वो एनडीए के पाले में है। बाकी 3 सीटें महागठबंधन के पास है। इस एक सीट के साथ साथ बाकी की 3 सीटों को जीतने की दावेदारी एनडीए गठबंधन ने किया था, लेकिन हम लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरह से महागठबंधन एकजुट नजर आ रहा है। अपने जन्मदिन के दिवस पर भी तेजस्वी यादव जहां अपने साथी दलों के साथ चुनाव प्रचार में इमामगंज में और गया में टिके हुए थे, तो वहीं दूसरी तरफ अभी भी पूरी तरह से एकजुट नहीं दिख पाया है एनडीए गठबंधन। अब ऐसी स्थिति में गेम बड़ा है। गेम बड़ा क्या है, हम नमन जी से समझेंगे कि अपनों ने ही कैसे इस पूरे खेल को गड़बड़ा दिया है। नमन जी, क्या कुछ हुआ है और किस तरह से आप देख रहे हैं जो वर्तमान परिस्थिति बनी है कि 4 में से एक ही सीट एनडीए गठबंधन के पास है, दावा चारों के जीतने की कर रही है, लेकिन प्रयास नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए, त्रिकोणीय मुकाबले हर जगह है जी। शांत किशोर के आने की वजह से पेंच पहले से ही फंसा हुआ है। कई सीटों पर तो वो एनडीए को डैमेज कर रहे हैं जी, लेकिन बाकी सीटों पर वो महागठबंधन को भी झटका दे रहे हैं जी। तो शांत किशोर निश्चित ही बिहार की राजनीति में कुछ अपने लिए बड़ा करे न करे, लेकिन सामने वाले को छोटा जरूर करने की स्थिति में वो है जी। अप्रत्याशित रूप से अगर जीत जाते हैं तो वो तो खैर अलग ही बात होगी, लेकिन इतना जरूर है कि जहां 2 जगहों पर तो सीधी नाक की लड़ाई तेजस्वी यादव के लिए है, वहीं एक जगह पर मांझी यानी एनडीए का नाक फंसा हुआ है। अब देखिए, सौ विवाद है महागठबंधन में भी। झारखंड में कांग्रेस और राजद में क्या हुआ, बिहार में राजद किस तरह से मोनोपोली करती है, मुकेश सहनी का इतना लेट चुनाव प्रचार में एक्टिव होना, ये सारे सवाल अपनी जगह पर हैं, लेकिन फिर भी महागठबंधन मिलजुल कर काम कर रहा है। सभी की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक्सपेक्टेड है वो हो रहा है, लेकिन एनडीए में ऐसा नहीं हो रहा है। आपको याद होगा, मैंने कुछ दिन पहले पंचनामा किया था तो मैंने उसमें स्पष्ट कहा था कि मुझे नहीं लगता कि चिराग पासवान इमामगंज प्रचार करने जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन इस दौरान मैंने एक बात और कही थी, लेकिन बड़ा मुश्किल होगा चिराग पासवान के लिए कि वो बिहार आए, बाकी जगहों पर प्रचार करें और इमामगंज को इग्नोर करें, ये भी मुश्किल होगा जी। तो हो सकता है कि वो बिहार आए ही नहीं जी। लेकिन आपको याद होगा एक दिन उन्हें छठ में बिहार आना था, जो उस दिन वो नहीं आए जी। नेक्स्ट डे वो आते हैं, छठ भी करते हैं, और आज जिस वक्त ये खबर आप देख रहे हैं उस वक्त नीतीश कुमार और चिराग पासवान दोनों तरारी में खूब गरजे हैं जी। चुनाव प्रचार का एक कार्यक्रम बना है चिराग पासवान का, और वो गए हैं, चुनाव प्रचार उन्होंने किया है, वहां पर जबरदस्त कार्यक्रम किया गया है, बाकी भी एनडीए के नेता मौजूद थे जी। लेकिन वही नीतीश कुमार जो आज वहां गए हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनके प्रोटोकॉल का लिस्ट आ गया है। कल बेलागंज इमामगंज में वो रहेंगे और वो परसों भी शायद हो सकता जाए जी। लेकिन चिराग पासवान का वापसी का खबर आ रहा है, बेलागंज इमामगंज जाने का खबर नहीं आ रहा है जी। अगर चले भी जाते हैं इसके, क्योंकि कार्यक्रम तो बदलते रहते हैं, लेकिन उस कार्यक्रम की सूची में साफ लिखा हुआ है कि आगे का कार्यक्रम अभी तय नहीं है, अभी तक गए भी नहीं जी। अभी तक चिराग पासवान को कायदे से इमामगंज में एक राउंड प्रचार कर देना। बिल्कुल। क्योंकि देखिए समीकरण क्या है, समीकरण हाँ समझना पड़ेगा आपको। समीकरण मांझी बनाम मांझी, उसके बाद एक जो है पासवान वहां से चुनाव लड़ रहे हैं जी, जिसमें पेच फंसा दिया है जनसुराज ने। देखिए बस ये सीधे वहाँ का वोट बैंक आप जरा ध्यान से देखिए इमामगंज का, आपको सब समझ में आ जाएगा। ये कायदे से बड़ा आसान चुनाव है एनडीए के लिए, लेकिन एनडीए ने खुद विवाद के चलते आपस में इतना मुश्किल कर लिया चुनाव को कि अब ये
ये डूबती नाव हो गई एक तरीके से। बिल्कुल। माझी जो कि दूसरे की नाव पार लगाते हैं, उनके खुद की नाव की स्थिति फंस गई है। अब देखिए जैसे कैसे इस क्षेत्र में 24,000 यादव हैं, जी उसके समानांतर 70,000 मांझी हैं। जी यादव का विरोध का खबर बार बार आ रहा है जी कि यादव समुदायों के बहुलताल क्षेत्र में जा रहे हैं, माझी जी की प्रचार गाड़ी को हमला कर दिया, फोड़ दिया। जी जी केस भी दर्ज हुआ है, कई लोगों का नाम उसमें है, जी। गिरफ्तारियां भी हुई हैं। खबरें तो मैंने पहले ही चला दी थी कि माझी का विरोध हो रहा है, जी भले ही ये फटा पोस्टर बाद में। खबर मैंने पहले कह दी थी कि विरोध हर जगह झेलने को मिल रहा है। जी। इस जगह पर जो मुसलमानों की संख्या है वो 28,000 है। जी एमवाई जोड़कर भी माझी से बहुत कम है। बहुत कम है। इसके बाद राजपूत, भूमिहार और ब्राह्मणों की संख्या मिला दीजिए तो ये लगभग 25 से 28,000, 30,000 के आसपास में होता है। पासवान और रविदास यहाँ अगर मिला देते हैं तो दोनों मिलाकर लगभग 35-40,000 के आसपास है। जी पासवान 20,000 के आसपास और जो रविदास है वो 18-19,000 के आसपास। पासवान की जनसंख्या यादव के इक्विवेलेंट है। जी माझी का वोट मैं मानता हूं कि अधिकतर माझी सबसे ज्यादा लेंगे, जी 80% लेंगे। जी बहुत अगर मैं अतिरिक्त निश्चित। बोल रहा हूं तो निश्चित क्योंकि सामने वाला भी माझी माझी ही है। तो 20% वोट काटेंगे। अगर देखिए बहुत एक तरफा होकर बोल रहा हूं, जी 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 अगर इसे बोलना चाहिए ईमानदारी से तो ऐसे बोलना चाहिए कि भाई वोट बैंक तो अपने हिसाब से डिलीवर होता है, लेकिन बिहार में वोट बैंक की राजनीति होती है, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ। चलिए मान लेते हैं फॉर द सेक ऑफ कन्वर्सेशन कि 50 नहीं 60% माझी वोट माझी जी ले लेंगे। जी इनका गढ़ रहा है, उनका क्षेत्र है, 10% और जोड़ देते हैं, 70% जोड़ देते हैं। 2 साल दो बार से चुनाव हाँ, जीतते आ रहे हैं, जीतते आ रहे इसलिए हैं। ये कहा जा सकता है। 70% वोट दिया, 30% तो माझी तोड़ के ले जाएंगे ना दूसरे वाले लोग जो प्रत्याशी है। बिल्कुल। तेजस्वी यादव का भी आशीर्वाद है, लालू का भी आशीर्वाद है, कांग्रेस भी साथ में जी। है, लेफ्ट की पार्टियां साथ में है। 30% में आप एमवाई जोड़ देते हैं तो ये मामला गंभीर हो जाता गंभीर है। हो जाता है। और राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण ये बहुत ज्यादा जनसंख्या में नहीं है कि बहुत इन्फ्लुएंस कर दें। जी। भूमिहारों की थोड़ी बहुत जनसंख्या है, जो कि मुझे लगता है कि उस क्षेत्र में जो पिछले चुनाव का पैटर्न देखा है हमने, जो माझी का चुनाव था जिसमें वो जीते थे और एमपी बने थे, उसमें चिराग पासवान का बढ़िया योगदान था। निश्चित रूप से उनका चिराग प्रचार किया पासवान, था। चिराग पासवान के जो भूमिहार नेता हैं उस क्षेत्र में काफी प्रभावशाली भी हैं, और पिछले चुनाव में जीतन राम मांझी के लिए उन लोगों ने प्रचार भी किया था। जी। अब इसमें ईबीसी की जनसंख्या जोड़ दी तो ईबीसी का भी एक बहुत इन्फ्लुएंशियल वोट है। भाजपा जहां खुद लड़ती है वहां ईबीसी का एक बड़ा वोट बैंक उसके पक्ष में आता है। नीतीश कुमार की जाति के लोग बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इन्फ्लुएंशियल तौर पर कहा जाए तो जो मेन जातियां हैं वो माझी, पासवान और एमवाई समीकरण आप जोड़ देते हैं तो यादव हैं। यानी दलितों का कुल वोट जो है एमवाई से ज्यादा है, जी लेकिन माझी के से कम है। से कम है। जी तो कहीं ना कहीं माझी वोट डिवाइड होता है तो जीतन राम माझी फंस जाते हैं, फिर उन्हें अतिरिक्त कहीं से मदद की आवश्यकता पड़ती है। ये संपूर्णतः जो बिहार में पैटर्न चलता है उसमें मैं बोल रहा हूँ। अपने हिसाब से मैं कोई राजनीतिक समीकरण नहीं कर रहा हूँ। पिछले चुनाव में भी माझी जी का विरोध हुआ था लेकिन फिर भी जीत गए। तो पिछली बार ईमानदारी से चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, भाजपा सभी ने मेहनत किया था। इस बार कोई खुलकर मदद करने नहीं आ रहा है। इमामगंज में बहुत कार्यक्रम भी किसी का नहीं लगा। माझी परिवार जमकर मेहनत अकेले अपने दम पर कर रहा है। और एक और इसमें समीकरण बन रहा है नमन जी, डांगी समाज का भी इसमें अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है और उपेंद्र कुशवाहा की उसमें भूमिका हो सकती है, क्योंकि डांगी समाज जो है वो अपने आप को लवकुश समीकरण का ही अंग मानता है। देखिए भाई, इन सब की शुरुआत कहीं ना कहीं जीतन राम माझी और चिराग पासवान के विवाद के समय बिल्कुल। दर्शक बार बार मुझसे कुछ दर्शक पूछ रहे हैं कि भाई इतना इन्फ्लुएंशियल कैसे चिराग पासवान हो जाते हैं इस सीट पर। ऐसे तो सारी सीटों पर आप उनका ही नाम ले लिया कि वही जीत हार का तय करेंगे। देखिए दलित वोट जो है बिहार में, इसका ट्रेडिशनल मूवमेंट टुवर्ड्स रहा है लालू यादव जी। रामविलास पासवान ने इस पूरे मिथ को तोड़ा। हाँ, मतलब पूरा सेक्टर जो है वो तोड़ दिया उन्होंने कहा कि जब मैं जिधर रहूंगा उधर लेके जाऊंगा, और इसमें बहुत सफल रहे वो जी। दिक्कत ये थी कि चिराग पासवान क्या रामविलास पासवान वाला खेल कर सकते हैं जी। कम उम्र में चिराग पासवान को बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ी राजनीति में, जिसकी वजह से ये भ्रम था कि वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। पिछले चुनाव में बहुत तगड़ा किया, इसलिए अब बिहार का जो दलित, चाहे वो रविदास हो चाहे जो जाति का हो, वो मूवमेंट उस वोट का चिराग पासवान के हिसाब से हो रहा है जी। एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी होती है, जो स्ट्रैटेजी बनी है तो चिराग पासवान के आसपास मूवमेंट हो रहा है उस वोट का।
चिराग ने भी ये स्पष्ट कह दिया, जब चिराग इतना बड़ा बात बोल दिए हैं कि हम मोदी का हनुमान है, हम आंख मूंद के भाजपा को समर्थन करते हैं मोदी जी का प्रधानमंत्री बनाने के लिए, कोई शर्त नहीं है। और फिर वही चिराग 15-20 दिन बाद ये कहते हैं कि अगर मेरे समाज के साथ कुछ गलत हुआ तो पद त्यागने में एक संकोच नहीं करूंगा। तो निश्चित ही उनका मुख्य उद्देश्य, उनका जो दलित वोट है उसको मोबिलाइज करना जरूरी है। बड़ा सीधी बात है, मैं कोई किसी समीकरण से आए, कोई किसी पार्टी में हो, जब चुनाव लड़ने आता है तो सही पूछता है कि अपने जाति का कितना वोट लीजिएगा जी, अपने जाति का वोट ले लीजिएगा ना। तो चिराग पासवान भी इससे पीछे क्यों रहे? आखिर ऐसा तो है नहीं कि बिहार के यादव मिलकर चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बना देंगे, नहीं, वो काम तो पासवान उनके समाज के लोगों को एकजुट होना ही पड़ेगा। ब्राह्मण भूमिहार राजपूत कैन बी अ पार्टी टू इट, बट दे कैन नॉट बी अ मेन पार्टी। और उसकी वजह से चिराग पासवान भी मजबूर है उस वोट बैंक को जोड़ने के लिए, या मजबूर है या फिर हो सकता है कि बेचारा अपनी धारा है। उनकी पार्टी के पास दलित सेना है, उनकी पार्टी के पास उनके पिता की लेगेसी है जो कि हमेशा दलितों के लिए सोचते रहे हैं। और एक और इसमें जोड़ा जा सकता है हनुमान जी कि जब भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगा है कि चिराग के बिना वो पार नहीं कर पाएंगे, तब तक चिराग पासवान को उसने एनडीए का हिस्सा माना है। भले ही मैंने आपको स्पष्ट कहा था कि वहाँ बहुत विवाद है तरारी में। सुनील पांडे से ऐसा नहीं कि चिराग पासवान को बहुत पटता है। जी। भले उल्लास पांडे तो उनके बहुत करीबी हैं चिराग पासवान के, लेकिन जरूरी नहीं कि सुनील पांडे जी से पटता हो, क्योंकि वो किस पार्टी में थे आपको पता है। जी। पशुपति पारस की पार्टी से छीनकर भाजपा उनको लेके गई है, उनके पुत्र को चुनाव लड़ा रही है। लेकिन मैंने आपको कहा था तब भी कि मुझे फिर भी लगता है कि चिराग पासवान तरारी जरूर जाएंगे जी। मुझे पूरा मेरी कैसे रास्ता निकालेंगे यही मैं कंफ्यूज था जी। अब चूंकि तरारी वो चले गए हैं तो एक बात समझ लीजिए, जीतन मांझी हारे बा जीते, वो तो भविष्य का बात है जी। अगर इमामगंज नहीं जाएंगे चिराग पासवान तो जो आग में अब तक घी डाला जा रहा था उसमें सीधा 5 लीटर पेट्रोल डाल दिया जाएगा। बिल्कुल, इसका अलग ही फिर मोनुमेंटल इफेक्ट होगा इंडिया के हेल्थ पर। और मुझे लगता है कि जो जीतन राम मांझी के साथ हो रहा है जो खेल, उसमें उपेंद्र कुशवाहा, बीजेपी और जदयू भी पीछे से मजा ले रही है। जैसे ऐसा लग रहा है कि जीतन राम मांझी की पार्टी में भी 2 फाड़ है। आप एक जीतन राम मांझी को समझ लीजिए जो उनके बयान हैं, दूसरा संतोष मांझी का एक अलग चलता है। संतोष मांझी चाहते हैं कि वो रिश्तों को बना करके रखें। जीतन राम मांझी कभी कभी बिल्कुल ही पॉलिटिकली अनप्रैक्टिकल बातें करते हैं जी। और संतोष मांझी बहुत प्रैक्टिकल बातें करते हैं। अब वो है क्या कि पिता पुत्र की जोड़ी है, तो हर जगह क्योंकि संतोष मांझी की अपनी तो लेगेसी है नहीं, वो तो पिता ने उनके बनाई है। आज अगर जीतन राम मांझी नहीं होता तो संतोष मांझी शायद विधायक भी कहीं नहीं हो पाते आसानी से। उसके लिए भी उन्हें बहुत मेहनत करना पड़ता। नीतीश के अगर रहमो करम पे आते तो शायद कहीं बन जाते जी। तो कहीं ना कहीं अपने पिता की वजह से ही वो जो है सो है, तो उनकी वहां भी मजबूरी बनती है। लेकिन जो जायज है वो भी बोलना पड़ता है जी। सच पूछिए तो ये सभी को पता है कि बिहार का भविष्य संतोष मांझी, चिराग पासवान, मुकेश सहनी, तेजस्वी यादव, उपेंद्र कुशवाहा, यही लोग हैं, सम्राट चौधरी। लेकिन परिस्थितियां कई बार इनके पांव बांध देती है। ऐसे ही संतोष मांझी का पांव बंधा हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि संतोष मांझी को यहाँ और स्मार्ट बनना चाहिए पॉलिटिक्स में, और उन्हें चिराग पासवान को जबरदस्ती मित्रवत या भाईचारा या राजनीति के तहत ही उन्हें किसी भी स्थिति में बुलाना चाहिए। चिराग पासवान के एक प्रेजेंस पर बाबा बहुत वोट मोबिलाइज हो जाता है। बिल्कुल, ये जान लीजिए कि मुझसे बहुत एक चालाक व्यक्ति ने, बिहार राजनीति के बड़े जानकार व्यक्ति ने, बड़ी पार्टी से जुड़े हुए हैं, उन्होंने मुझसे चुनाव में पिछले कहा कि चिराग पासवान अपना वोटवा ले लेता है, भाजपा का भी ले लेता है, जदयू का उसको लोग वोट नहीं देगा, लेकिन कहने वाले स्पष्ट कहा था, लेकिन वो भाजपा अपना वोटवा से बहुत आगे बढ़ जाता है। और जब उसको दिलाना होता है किसी को अपना वोट तो नहीं दिला पाता है, या उसका वोट चिराग पासवान का साइलेंट हो जाता है। चिराग हो सकता है, चिराग हो सकता है दिलाना भी नहीं चाहता हो, ये भी उन्होंने कहा। और इसी वजह से जदयू और भाजपा को इस चुनाव में भी बहुत मार्जिन नहीं मिला। भाजपा का वोट ट्रांसफर होता गया हर जगह चिराग पासवान को। कुछ हद तक जदयू का भी ट्रांसफर हुआ समस्तीपुर और ये खगड़िया में। बिल्कुल, लेकिन चिराग पासवान का 100% वोट गया है एनडीए को, ये नहीं कह सकते हैं आप जी। उसका ये जहां वो थे, जहां वो खुलकर मदद उन्होंने की, वहां उनके समाज को एक मैसेज आता है कि हाँ चिराग आया और वोट देने के लिए बोला है, तो वोट देता है। ऐसे ही इमामगंज में तो पेज फंस जाता है ना। अगर इस थ्योरी पर हम चलते हैं जो उन्होंने कहा, तो ये पूरा पेज फंस रहा है। नजर ही आ रहा है ना कि इमामगंज की जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें महागठबंधन जो है अपने उन नेताओं को वहां ला रहा है। अच्छा, जैसे दागी को प्रभावित करने के लिए एक और बात कुछ आ जा रहे हैं। एक बात मैं और बोल दूं बाबा,
कि चिराग जब नहीं पहुंचते हैं इमामगंज जी, तो तेजस्वी यादव अपने सारे दलित नेताओं को वहां भेज देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कैंप किए हुए हैं वहाँ, मतलब सारे दलित नेता यहाँ से कैंप जो किए हुए लड़े हैं, थे सारे राम जी वो भी पहुंच जाते हैं। बिल्कुल तो रविदास का भी वोट 17-18 हजार है। जी जी तो रविदास वोट अगर देखता है अपने नेता को वहां, तो वो तो रविदास उधर ही वोट करेगा। तो दलित का एक बड़ा हिस्सा फिर टूट जाता है और चला जाता है तेजस्वी के साथ, तो गेम फंसेगा। और बच्चा कुछ देखिए, चूंकि वहां से प्रशांत किशोर ने भी पासवान प्रत्याशी उतारा है, जी जी, तो एक सवाल तो सबको ये भी मन में आता है कि क्या पासवान वोट देंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि चिराग पासवान ने देखा कि भाई पासवान लड़ रहा है तो हम कहाँ जाए, तो हम क्यों जाए बिगाड़ने। जी, और ऐसे भी चिराग पासवान ने एक इंटरव्यू में तो कह ही दिया है कि उनके मित्र हैं प्रशांत किशोर, जी तो कहीं भविष्य की राजनीति तो नहीं कर रहे हैं चिराग पासवान। नहीं। मैंने मांझिए के गर्दन पे रख के प्याज काट दिया। मैंने जेपी नड्डा के आने के बाद भी वो माहौल नहीं बन बाबा पाया। यहाँ तक कि तो ये तो खुलासा मैंने आपको कल ही परसों किया जी, था जी, जी। कि जेपी नड्डा यहाँ छठ मना के चिराग पासवान के नहीं गए थे, वो गए थे इमामगंज में लफड़ा सॉल्व करने के लिए कि चल जाइए 5 मिनट के लिए, जी, जाइए, जाना चाहिए आपको, ये क्योंकि बार बार मीडिया इसको उछालेगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये चिराग पासवान और नीतीश कुमार की सोची समझी साजिश हो, क्योंकि चाचा भतीजा में आजकल नया गठजोड़ हुआ है और जीतन राम मांझी को जिस तरह से हुड आउट करते हैं, सहूलियत की दोस्ती है, बस सबकी सहूलियत की दोस्ती है। ये तो सही ऐसी बात है कि जितने कम पार्टियां होंगी उतना ही ज्यादा सीटें आपस में बटेंगी। बिल्कुल। तो मैं तो कह रहा हूँ कि यहाँ तक कि उपेंद्र कुशवाहा भी चुप है, वो भी चाहते हैं कि कोई वो छठ जाए तो छठ ही जाए, अच्छा है, बढ़ने में घटे। पारस कैसे नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार ने पारस पशुपति पास को नहीं बुलाया इंडिया की बैठक में, क्यों नहीं बुलाया? बुला सकते थे, बिल्कुल। 4 को सीटवा और ले ही लेगा, क्या बुलाने से फायदा, साइड करिए। चलिए, तो आपने देखा कि किस तरह से जो परिस्थितियां हैं वो कुछ और कहानी कह रही हैं, और परिस्थितियों में फंसे हुए जीतन राम मांझी और संतोष सुमन क्या कुछ करते हैं। पत्नी और बहू को जिताने के लिए क्या एक बार फिर से अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव करेंगे। हालांकि एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में जिस तरह से अंतर पैदा करते हुए नजर आ रहे हैं प्रशांत किशोर, वो बहुत सारी कहानियों को जन्म दे रहा है। चिराग पासवान क्या इमामगंज जाएंगे, अभी भी ये सवाल है, क्योंकि 2 दिन और समय बचा हुआ है। 13 को वोटिंग है, उससे पहले आपको पता है कि क्या कुछ होने वाला है और किस तरह से चुनाव प्रचार चल रहा है। जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।